एवरीवन, आज हम क्लास 12 का समष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 2 का लास्ट भाग देखेंगे। आज हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर संबंध को जानेंगे और लास्ट में हम जो आय का चक्रीय प्रवाह है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं और अगले लेक्चर में मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बीच अंतर संबंध और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताऊंगा। लेकिन उन दोनों को समझने के लिए आज का ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले आज ये जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे मुख्य कारण यह है कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन सरलता से किया जा सके। अध्ययन की सरलता हेतु इसे क्या विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो इसे मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला क्षेत्र है वह है हमारा परिवार क्षेत्र। अब आप पूछेंगे परिवार क्षेत्र को रखने के लिए पहले स्थान पर रखने में क्या कारण है? तो उसका एकमात्र ये कारण है कि समस्त परिवार क्षेत्र के अंतर्गत वे सारे लोग आते हैं, वे सारे व्यक्ति आते हैं जो विभिन्न मतलब अपनी जीवन यापन करने हेतु कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं। अपनी संतुष्टि के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए वे वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो वे सारे उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इस कारण इसे अर्थव्यवस्था का प्रथम क्षेत्र की भूमिका दी गई है। परिवार क्षेत्र के अंतर्गत वे सारे व्यक्ति आते हैं जो उपभोग करते हैं, भले कोई भी हो, कोई उद्योगपति हो, सरकारी क्षेत्र का कोई मतलब पीएम ही क्यों ना हो, अगर वह किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वह उपभोग परिवार क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। अंबानी हो चाहे कलेक्टर हो, जो भी व्यक्ति हो, अगर वह किसी भी वस्तु का उपभोग करता है और अपनी संतुष्टि के लेवल को हाई करता है तो वह परिवार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कारण इसका जो वास्ट एरिया है, इसकी जो मतलब इसका जो क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, इस कारण ही इसे हम प्रथम स्थान पर रखते हैं। ठीक है, क्लियर? अब दूसरा जो क्षेत्र है वह है उत्पादक क्षेत्र। हम आसपास देखते हैं कई सारे मतलब लघु उद्योग और कई बड़े उद्योग, कुछ घर पे मतलब कुटीर उद्योग, बहुत सारे उद्योग आजकल चलाए जा रहे हैं। खासकर 21वीं सदी में तो हर घर पे एक उद्योग होता है, छोटे से लेकर बड़ा तक, मतलब उद्योगों की कमी नहीं है। तो इस कारण इसका क्षेत्र भी इससे छोटा परंतु बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा है। इस कारण इस क्षेत्र को भी हम दूसरे स्थान पर रखते हैं, उत्पादक क्षेत्र। इसमें विभिन्न फर्म्स आती हैं, भले वे एक कुटीर उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, लेकिन इसके अंतर्गत हर वह गतिविधि या हर वह क्षेत्र आता है जो उत्पादन क्रिया में कार्यरत है। तो उस उत्पादन क्रिया से संबंधित हर क्रिया, हर क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उत्पादक क्षेत्र ने इन्हीं विशेषताओं के कारण दूसरे क्षेत्र की भूमिका प्राप्त करी है। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं फर्म्स, आते हैं फैक्ट्रीज आते हैं। फर्म्स, जब बहुत सारी फर्म्स एक साथ गुट बना लेती है तो उसे हम फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं सरकारी क्षेत्र की तरफ। सरकारी क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो एक साथ कई सारी विशेषताओं के कारण इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में अपनी भूमिका मतलब उसने भूमिका प्राप्त करी है। तो जानते हैं कि करके उसकी क्या क्या खूबियां हैं जिसके कारण अर्थव्यवस्था, एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है और इसे एक अलग ही क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला जो क्षेत्र है वह है कल्याणकारी योजनाएं। इसकी जो विशेषता है, सबसे पहली विशेषता है इसकी कल्याणकारी योजनाएं। सरकारी क्षेत्र, आप भी जानते हैं कि एक देश की गवर्नमेंट कई सारी योजनाएं निकालती है जो कल्याणकारी होती है, किसी वर्ग के लिए तो किसी वर्ग के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो वो योजना एक अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से डायरेक्टली
प्रभावित करती है। इस कारण हम सरकारी क्षेत्र को एक अलग क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करते हैं। दूसरा मुख्य कारण है वह है उत्पादक क्षेत्र की भूमिका निभाता है सरकारी क्षेत्र। आप जानते होंगे कई सारी फैक्ट्रीज, कई सारे मतलब उद्योग हैं जिनपे सरकार का एकल स्वामित्व है। ठीक है, गेल हुआ, सेल हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो जिनपे सिर्फ सरकारी क्षेत्र का ही अधिपति है, इसका एकाधिकार है। तो इसलिए हम उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी ये अपनी सेवा प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था को मतलब डायरेक्टली प्रभावित करता है। इस कारण हम सरकारी क्षेत्र को एक अलग क्षेत्र के रूप में मतलब अर्थव्यवस्था का एक अलग क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वह तीसरा जो मतलब कारण है इसे एक अलग क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने का वह है उपभोक्ता। आप जानते ही होंगे कि मतलब सरकार की कितनी सारी संस्थाएं हैं, कितने सारे मतलब कार्यालय हैं, कितने सारे मतलब इसके क्षेत्र है, बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है क्योंकि सरकार ही पूरे देश का संचालन करती है। तो इसका क्षेत्र भी बहुत सारे होते हैं, कार्यालय भी बहुत सारे होते हैं। तो उन कार्यालयों का संचालन करने में हेतु वे भी उपभोग करता है, भला वो भी इंसान ही तो है, तो उपभोग वे भी करते हैं। तो कई सारी वस्तुओं का अपनी संतुष्टि के लेवल को हाई करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करते हैं। इसी कारण इसे हम तीसरे क्षेत्र की भूमिका मिली है, अर्थव्यवस्था का एक अलग ही क्षेत्र के रूप में इसे मान्यता प्राप्त मिली है, क्योंकि इसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन विशेषताएं हैं। अब एक और कारण मैं मतलब अलग से बता दूं कि कल्याणकारी योजना न केवल परिवार क्षेत्र को, उत्पादक क्षेत्र को, बल्कि विदेशी क्षेत्र को भी डायरेक्टली प्रभावित करती है, क्योंकि इसकी योजनाएं जो रहती हैं वह परिवार क्षेत्र को भी प्रभावित करती है, उत्पादक क्षेत्र को भी प्रभावित करती है और साथ ही साथ विदेशी क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। इनडायरेक्टली वो सरकारी क्षेत्र को खुद भी प्रभावित करती है। कुछ योजनाएं सरकार के विभिन्न संस्थानों को भी अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। तो इस कारण जो सरकारी क्षेत्र है बस छोटा नहीं पर सबसे मतलब बहुत ही विस्तृत भी है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी कह सकते हैं और सबसे ज्यादा विशेषताओं के साथ इसने अर्थव्यवस्था के एक अलग क्षेत्र के रूप में अपनी ये जो मान्यता है वो प्राप्त की है। चौथा और सबसे लास्ट जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है वह है विदेशी क्षेत्र। जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, विदेशी मतलब कि विदेश से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, कारण है, व्यापार है, संबंधित हर क्रिया विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वैसे तो हम दो जानते हैं कि दो ही मुख्य चीज होती है जो विदेश के साथ हमें जोड़ रखती है, वह है व्यापार और व्यापार। मतलब कि व्यापार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो विदेश और एक देश को जोड़ कर रखती है। अब कई प्रकार का व्यापार हो सकता है, सूचना का व्यापार हो सकता है, A to Z सारा व्यापार। तो इसमें मुख्यतः दो गतिविधियां आती हैं। पहली तो है आयात तो आप जानते ही होंगे, पहली क्लासेस में मैंने बता दिया, अगर नहीं जानते हैं तो आप पिछली क्लासेस को जरूर देखें। और फिर भी मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर दे देता हूं कि आयात से मतलब है किसी भी दूसरे देश से वस्तुओं सेवाओं का आयात मतलब लेना, ये आयात कहलाता है। दूसरा है निर्यात से हम तात्पर्य है कि ये हमारी जो देश की सेवाएं, संसाधन है और वस्तुएं, उनका व्यापार हम दूसरे देशों के साथ करते हैं तो उससे हम निर्यात कहते हैं। ठीक है, तो ये आयात और निर्यात संबंधी गतिविधियों के कारण एक अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। इस कारण हम विदेशी क्षेत्र को एक अलग क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के हैं वे समझ में आ गए होंगे। अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में विभाजित करने का मुख्य कारण आप जान ही चुके हैं कि भैया अध्ययन की सुविधा, जितनी सुविधा हो सके, सरल हो सके, उस कारण हम अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। चार क्षेत्र बता दिए हैं, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। अगर परिवार क्षेत्र में उपभोक्ता आता है और उत्पादक क्षेत्र में उत्पादन संबंधी हर के लिए हम उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत हम भैया विभिन्न कल्याणकारी योजना, उत्पादक और उपभोक्ता की विशेषताओं के साथ ये इसने तीसरी जो क्षेत्र की भूमिका प्राप्त की है। और चौथा और सबसे लास्ट हो गया विदेशी क्षेत्र, जो कि व्यापार और सिर्फ व्यापार के कारण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की भूमिका प्राप्त की है। व्यापार में मुख्यतः आयात और निर्यात गतिविधियों के कारण इसे एक विशेषता मिली है। आयात और निर्यात संबंधी गतिविधियां एक देश की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इस कारण हम विदेशी क्षेत्र को एक अलग साधन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये आज का जो टॉपिक था अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी मतलब प्रॉब्लम है और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी
ना हिचकिचाएं और जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझसे डाउट क्लियर करें। ठीक है। और अगला लेक्चर हम अभी अगले दिन जरूर लेके आएंगे, उस दिन हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हम समाज के अर्थशास्त्र धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। और वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन है तो क्लियर करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। थैंक यू।